नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर कूड़ा उठाने के नाम पर लगभग आपको बता दें कि 86 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कूड़े के ढेर जिस तरीके से लगातार राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर लगातार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और आपको बता दें, आप एमसीडी प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि 2020 में 4 कंपनियों को 3,250 रुपए प्रति मीट्रिक टन का टेंडर दिया गया था। 2022 में वही टेंडर नई कंपनी को 800 रुपये प्रति मीट्रिक टन में दिया गया। भाजपा के अनुसार पुरानी कंपनी ने लगभग 4 लाख टन कूड़ा हटाया। इस अनुसार लगभग 86 करोड़ का घोटाला बनता है। एलजी साहब जवाब दे, जब 800 रुपये प्रति मीट्रिक टन का टेंडर संभव था तो भाजपा ने पहले 3,250 रुपये प्रति मीट्रिक टन का टेंडर क्यों दिया और पुरानी कंपनियों ने जीपीएस लगवाने से मना किया। बावजूद इसके भाजपा ने लंबे वक्त तक उनसे कूड़ा क्यों नहीं उठवाया। ऑडिट रिपोर्ट जून की है और फिर अब तक कोई जांच क्यों नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं एमसीडी की एक ऑडिट रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला है। जब कूड़ा उठाकर कूड़े के पहाड़ों पर ले जाया जाता है और फिर कूड़े को प्रोसेस करके आगे भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचार लगभग 86 करोड़ का है। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले विधायक दुर्गेश पाठक की, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कूड़े के ढेर को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पर सीधे सीधे उन्होंने 86 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की और दुर्गेश पाठक की। कल दुर्गेश पाठक ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता की और उसके अंदर ये बताया गया कि भाजपा ने एमसीडी के अंदर एक दिलचस्प तरीके से 86,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। यानी 86 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया है उसको लेकर कल प्रेस वार्ता की गई और यहाँ तक कि ये भी जानकारी दी गई कि 2020 के अंदर 4 बड़ी कंपनियों को टेंडर दिया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि कूड़े को जो पहाड़ है उसको हटाया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें, वो जो 4 कंपनियों को टेंडर दिया गया था वो 3,250 रुपए प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से दिया गया था। मगर वही चीज 2022 के अंदर भी टेंडर दिया गया था, तो वो कहीं ना कहीं 800 रुपए प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से दिया गया था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने कहा कि अगर 800 रुपए संभव था तो फिर 3,250 रुपए का टेंडर प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से क्यों दिया गया था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सीधे सीधे कहीं ना कहीं 86 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया जा रहा है, उसमें साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सिर्फ अपने जेब भरने का काम कर रही है और जनता की जो गाड़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं अपनी जेबों के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर जीपीएस की बात जो की गई कि कूड़े की जो गाड़ियां थी उस पर जीपीएस क्यों नहीं लगाया गया था और कूड़े के जो टेंडर दिए गए थे वो भी कहीं ना कहीं कूड़ा नहीं उठाया गया जितना उठाना चाहिए था। यानी कि जितना कम करना चाहिए था उन पहाड़ों पर से वो कम नहीं हुआ। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक की बात करें तो दुर्गेश पाठक ने तमाम आरोप जो है वो भाजपा के ऊपर पहले भी लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं एमसीडी को भ्रष्टाचार बताया गया था। आज भी वही चीज अपनाई जा रही है और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी राजीव, वहीं बात कर लें, दुर्गेश पाठक ने एलजी से जवाब मांगा और कहा कि इतने समय से बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ों को क्यों नहीं उठाया और अभी तक इस पूरे मामले में जो है जांच क्यों नहीं हो। देखिए, यहाँ पर दुर्गेश पाठक की बात करें तो दुर्गेश पाठक ने पहले भी और या फिर कहे आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर और बड़े नेताओं की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, गाजीपुर की बात करें या फिर कहे बिलासपुर की बात करें या फिर ओखला की बात करें, यहाँ पर 3 ऐसे पहाड़ बने हुए हैं जिनको हटाने के लिए लगातार भाजपा की तरफ से बड़े बड़े टेंडर पहले भी दिए जा चुके हैं। मगर यहाँ पर 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है और भाजपा के द्वारा कोई भी
ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया जिससे कहीं ना कहीं जो जो कूड़े के पहाड़ है इनको खत्म किया जाए। और अब कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े सवाल खड़ी किए जा रहे हैं और उपराज्यपाल से सीधा सीधा जवाब मांगा जा रहा है कि 15 साल तक भाजपा रही है निगम के अंदर और जो टेंडर दिए गए हैं 800 मैट्रिक टन के हिसाब से बात करें या फिर कहे 3250 रुपए मैट्रिक टन के हिसाब से बात करें तो वो घोटाला जो है वो उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा किया गया है। और यहाँ पर ये भी जवाब मांगा जा रहा है कि उपराज्यपाल इसके अंदर भाजपा से जवाब लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या फिर कहे जनता को दे। मगर जनता को अभी तक साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर जवाब नहीं मिल रहा है, ना ही भाजपा की तरफ से ना ही उपराज्यपाल की तरफ से। जी राजीव, केवल दुर्गेश पाठक ही नहीं, आप नेता आतिशी को भी अगर ले लें तो वो भी लगातार कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आई। एक बार इसे लेकर भी जानकारी कि क्या रिएक्शन कूड़े के ढेरों को लेकर उनका सामने आया है। देखिए, आतिशी की बात करें या फिर हमने पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर कहे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के जो नेता है कूड़े को ढेर को लेकर लगातार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए हैं। और अरविंद केजरीवाल गाजीपुर कूड़े के ढेर पर वहां पर पहुंचे भी थे, उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। मगर यहाँ पर जो कूड़े का ढेर है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट या फिर कहे ठेके जरूर दिए गए हैं। पहले जैसे 2020 की बात करें तो वहां पर भी 4 बड़ी कंपनियों को ठेका दिया गया था, वो 3250 रुपए मैट्रिक टन के हिसाब से दिया गया था, मगर तब भी कूड़ा नहीं उठा। मगर यहाँ पर बात करें 2022 के अंदर जो 800 रुपए प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा उठाने की बात की गई, ठेका दिया गया, उसमें भी कूड़ा नहीं इतना नहीं खत्म हुआ। तो सीधे सीधे बात है जो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ बढ़े हुए हैं उसको लेकर अब राजनीति पहलू जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। मगर लगातार भाजपा कह रही है कि उन्होंने 60 फुट मैट्रिक टन 60 फुट जो कूड़ा है वो कम किया है। मगर फिर 15 सालों के अंदर सिर्फ 60 फुट ही क्यों कम किया गया, ये भी कहीं ना कहीं उनसे जवाब मांगा जा सकता है। मगर यहां पर जिस तरीके से उपराज्यपाल से जवाब मांगा गया है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा जो बड़े घोटाले किए गए हैं एमसीडी के अंदर या फिर कहे निगम के अंदर, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में आम आदमी पार्टी जो है वो जाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो आतिशी के द्वारा हो या फिर दुर्गेश पाठक के द्वारा हो या अरविंद केजरीवाल के। जनता के सामने कहीं ना कहीं भाजपा से जवाब जरूर मांगा जा रहा है। जी राजीव, वही बात कर ले, अगर इस राजनीति से थोड़ा दूर हट जाए, बात जनता की करे तो जनता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो ये कूड़ा है इसके ढेर की वजह से? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल जनता को बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है कूड़े के पहाड़ों से। कहीं ना कहीं काफी जो हद तक बीमारियां भी बन रही हैं। ओखला की बात करें या फिर कहें गाजीपुर की बात करें या फिर गाजीपुर के आसपास जितने लोग रहने वाले हैं वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जब कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर गंदगी भी फैलती है। मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, इस तरीके के मच्छर जो है वह भी पनपते हैं। और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, मगर यहाँ पर भाजपा भी कहती है कि उन्होंने भी अपने निगम के अस्पतालों के अंदर बड़ी सुविधाएं दी है। मगर एक तरफ तो गंदगी दी जा रही है, दूसरी तरफ बीमारियों के लिए निजात पाने के लिए अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है और बढ़ावा भाई जा रही है। मगर यहाँ पर जनता जो है वो परेशान है और जनता चाहती है कि जो निगम हो या फिर कहें दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सभी कहीं ना कहीं जनता के लिए कार्य करें। मगर यहाँ पर जनता के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही इन कूड़े को पहाड़ों को हटाने के लिए कोई बड़ा कदम उठता नजर आ रहा है, सिर्फ राजनीति की जा रही है। और यही चीज अब निगम के चुनाव बिल्कुल नजदीक नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही आरोप प्रत्यारोप सिलसिला देखने। मगर जनता जो है वो इन आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी चाहती है कि उनका जो कूड़े पहाड़ है या फिर कहे जो उनके घरों के आसपास जो गंदगी बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं जनता को निजात मिल सके। जी राजीव, वही बात आम आदमी पार्टी की कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे पर केवल जो है इसे तूल पकड़ाने में लगी हुई है, क्या कुछ काम आम आदमी पार्टी द्वारा भी इस पर किया जा रहा है कि केवल राजनीति इस पर की जा रही है? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास क्या ऐसी कोई बड़ी रणनीति है जो अगर आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आ भी जाती है तो यहाँ पर ये कृत्रिम जो पहाड़ बने हुए हैं क्या इनको खत्म करने के लिए उनके पास कोई ऐसी रणनीति है, ये उन्होंने उपराज्यपाल से शेयर नहीं की है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर यहाँ पर अस्पतालों की बात करें, क्योंकि दोनों ही सरकारें चाहे वो निगम के द्वारा हो या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा हो, अस्पतालों के अंदर बड़ी बड़ी सुविधाएं देने की बात की जा रही है, जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात की जा रही है। यहाँ पर एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य अस्पतालों के अंदर सुविधाएं दी जा रही है, तो जनता साफ जा रही है, कहीं ना कहीं जनता परेशान है। और जनता चाहे वो खेत हो या फिर गंदगी हो, के लिए जो दिल्ली सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते हो या निगम के द्वारा कदम उठाए जाते हो, और लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ समय के अंदर बारिश देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं
गंदगी भी बनी थी और कहीं ना कहीं पानी के जमा भी हुआ था। मगर डेंगू मलेरिया, मगर निगम की तरफ से ना तो दवाइयों को छिड़काव किया गया, ना ही दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसे कोई कदम उठाए गए जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो सके कि कूड़े के जो पहाड़ है उनको खत्म करने के लिए क्या रणनीति उनके पास है। अगर निगम के अंदर आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं जनता अगर उनको चुन भी लेती है तो वो कितनी जल्दी इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर सकते हैं, ये भी उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। सिर्फ राजनीति की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इतने करोड़ का रुपया घोटाला करा है। आप भाजपा जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर घोटाले के बड़े बड़े घोटाले का आरोप लगा देती है, मगर यहाँ पर जनता जो है वो सिर्फ इन दोनों के बीच में जनता कहीं ना कहीं कूड़े के डिश या फिर कहे जो सुविधाएं हैं अस्पतालों के अंदर या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनको तरीके से मिल सके। मगर यहाँ पर एक तरफ बीमारी दी जा रही है, दूसरी तरफ इलाज करने का नाम भी लिया जा रहा है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से लगातार देखा गया है कि इन कूड़ों के ढेरों में आग लगने का भी मामला सामने आया है, तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार कूड़ों के ढेरों में आग लग रहा है, आग लग रही है जिसकी वजह से लोगों को भी खासी जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या कोई ठोस कदम इसके लिए नहीं उठाए जा रहे? देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, कई बार ये चीज भी देखने को मिली है कि कूड़े के ढेरों के अंदर कर्मचारी जो है या फिर आम जनता जो है वो कई बार कूड़े के ढेरों में आग भी लगा देती है जिसकी वजह से कूड़ा कम हो जाता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आग लगाई जाती है तो उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर भी है वो भी बढ़ जाता है। मगर यहाँ पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बार दिल्ली सरकार कदम उठाती है कि जी ऑर्डिनल लेके आ रहे हैं, हम दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने देंगे, और ये लगातार पॉल्यूशन का स्तर जो है बढ़ा हुआ है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं इस कूड़े के ढेर से कहीं ना कहीं राजनीति जरूर झलकती हुई नजर आ रही है और जनता चाहती है कि इस राजनीति ना कर सिर्फ उनके लिए काम किया जाए, क्योंकि जब जनता वोट देती है तो वो कहीं ना कहीं जनता जो चुने हुए काम होते हैं या फिर कहे सफाई के काम होते हैं, सड़कें बनाने का काम होता है, वो इन्हीं चीजों को ध्यान रखकर कहीं ना कहीं वोट करती है। मगर सोचिए जब दिल्ली की जनता जब कूड़े के ढेर के आसपास रह रही है और वहां पर बीमारियों का खतरा बिल्कुल बना हुआ है, अगर किसी नेता को यह कहा जाए, क्योंकि जनता ये भी कई बार कह चुकी है कि मीडिया के माध्यम से कि अगर बड़े यहाँ पर इन इलाकों के अंदर बड़े बड़े नेताओं को जो उनको कोठी दी जाती है वो उनको यहाँ पर आना के रहने के लिए परमिशन दी जाए ताकि उनको भी पता लगे किस तरीके की बीमारियां यहाँ पर पनप रही है। मगर बड़े नेता जो है या फिर कहते हैं बड़ी पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगा रही है, जनता के लिए कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहते हैं जनता जो है वो बीमारियों का भी शिकार है और राजनीति के पहलू के अंदर भी कहीं ना कहीं पिसती हुई नजर आती है। जी तो चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए भविष्य के दृष्टिगत बेहतरी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि समाज में शांति, सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में प्रदेश में 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां गठित हैं और सिविल डिफेंस के महत्व और उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इसे सभी 75 जिलों तक विस्तार दिया जाना आवश्यक है और प्रदेश के सभी नागरिक निकायों को आधार मानकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनर्गठन किया जाए। इस प्रकार प्रदेश में 750 से ज्यादा नागरिक सुरक्षा इकाइयां क्रियाशील हो सकेंगी और गृह विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी की जाएगी और नवीन इकाइयों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में अपने नए जेल मैनुअल को अनुमोदित किया है और जेल सुधारों की ओर ये महत्वपूर्ण प्रयास होगा। हमें कारागारों को सुधार से बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास करना होगा। ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल इस संबंध में उपयोगी हो सकते हैं। इस संबंध में स्थान का चिन्हांकन और कर विधिवत प्रस्ताव तैयार करें और ये तमाम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक समीक्षा बैठक की है जिसमें अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और कारागार विभाग जो इसमें सम्मिलित किए गए थे, इन्हें लेकर जरूरी दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। एक बार इन दिशा निर्देशों को लेकर पूरी जानकारी। देखिए, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात कहा जा सकता है कि अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा बैठक की थी और कहीं ना कहीं भविष्य के दृष्टिगत बेहतरी जो
कहा जा सकता है कि जो फैसले हैं वो निर्देश देने का काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये कहा है कि प्रदेश की हर इकाई में कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस को जो है रखा जाएगा, और कहीं ना कहीं हर नगरीय निकाय में गठित होगी सिविल डिफेंस की इकाइयां, और इसको लेकर जिस तरह से बात की जाए तो समाज में शांति और सौहार्द और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और कहीं ना कहीं वर्तमान में लगभग 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां हैं, और कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस के महत्व जो वो काफी उपयोगी है, और उसको देखते हुए सब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं ना कहीं इसका विस्तार करने के लिए निर्देशित किया है। तो वहीं ये भी कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय को आधार मानकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनः गठन किया जाए, और इस प्रकार की प्रदेश में 750 से अधिक नागरिक सुरक्षा इकाइयां क्रियाशील हैं, और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए गृह विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए संबंध में जो कार्रवाई है उसको यथाशीघ्र पूर्ण करने का काम किया जाए, और प्रदेश में हाल में ही अपनी नई जेल जो मैनुअल अनुमोदन किया है उसको लेकर भी जेल सुधार को लेकर प्रयास तेजी से किया जाए, सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल इस संबंध में उपयोगी होंगे, इस तरह का बनाए जाने का बात कही है, और संबंध में स्थान को चिन्हित करने का काम किया जाए। साथ ही साथ प्रदेश के समस्त जो कारागार है उसमें 14 वर्ष की अवधि से अधिक समय की जो कैदी पूरे हो चुके हैं, 14 वर्ष जिनका पूरा हो चुका है, उसकी एक सूची बनाई जाए, और उस सूची में बीमार, नाबालिग और महिलाओं और दिव्यांग कैदियों को पृथक विवरण करने का काम किया, इस सूची तैयार की जाए। साथ ही साथ आग लगने पर घटना में अग्नि विभाग और की उपयोगी का सबसे अनुभव कहीं लोग करना चाहिए, और विभाग में करने को सेवा भाव प्रेरक होना चाहिए। विभाग की आपदा प्रबंधन पे आपात सेवा के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और केंद्र सरकार के मॉडल बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर इमरजेंसी की जो सर्विस है उसको 2019 की तर्ज पे राज्य मॉडल फायर एंड इमरजेंसी बिल तैयार करने का काम किया जाए। साथ ही साथ बहु मंजिला जो इमारतों में जहां पर आग लग जाती है उनमें दशा में अग्नि की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया जाए। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति को आगे बढ़ाने, तो इस तरह से चलिए जितेंद्र, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 विभागों की समीक्षा बैठक ली है और इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो लगातार अपडेट्स हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान आपको दे रहे हैं। तो वहीं जितेंद्र, अगर बात कर ली जाए अभी तक जिस तरीके से प्रदेश में 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां गठित की गई हैं, तो ऐसे में ये सुरक्षा इकाइयां किस तरीके से काम कर रही हैं, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। मैनेजमेंट के रूप में भी, और कहाँ जहां पर कोई इवेंट होता है बड़ा वहां भी ये लगाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा में, लोगों की देखरेख में उनको लगाया जाता है, और हर स्तर का कहीं ना कहीं इनको काम के तौर पर रखा जाता है। और कहा जा सकता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर उसमें क्या है, तमाम तरह की काम करने का काम नागरिक सुरक्षा के जो इकाइयां होती है वो कहीं ना कहीं काम करने का काम करते हैं, और से जुड़ी हर सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा प्रदान करने में भी इनका एक महत्वपूर्ण जो है योगदान रहता है। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित कर दिया है कि 27 जिलों में अभी तक एक्टिव है, और 75 जिलों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्लानिंग की जाए और यथाशीघ्र इसको बनाया जाए। तो वहीं कारागार को भी सीएम योगी आदित्यनाथ से चुस्त दुरुस्त करने को कहा गया कि हाई सिक्योरिटी जेल अलग बनाई जाए, जो साधारण जेल है उनका अलग बनाने का काम किया, एक खाका तैयार किया जाए, उसके लिए जमीन वगैरह देखी जाए। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी दुरुस्त करने का, कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको शहरों में लागू करने का काम किया जाए, और लोगों की, चाहे वो अग्निशमन के लोग हो, सिविल डिफेंस के लोग हो, सबकी चिंता करने का काम किया है। और सबसे पहले की उम्र जो पूरा कर चुके हैं, दिव्यांग हो, नाबालिग हो, महिला हो, उन सब की एक सूची तैयार की जाए, और कहीं ना कहीं उसके आधार पर क्या किस तरह से उनको छोड़ा जाए, और अगर
इस तरह की व्यवस्था करने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार कारागार मिनिस्टर करने का काम करे। और साथ ही साथ बात की जाए तो जो अग्निशमन के जो कह सकते हैं फायर फाइटर्स होते हैं, उनकी भी सुरक्षा पे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक कोष बनाया जाए और उस कोष में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण के जो उपकरण है उसको अग्निशमन में जो प्रयोग होते हैं उसका प्रयोग किया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जिन चीजों को हेलमेट से लेकर तमाम जो सुरक्षा पुख्ता को भी खरीदने का काम किया जाए। तो पूरी तरह से कल समीक्षा बैठक में 3 विभागों की समीक्षा बैठक की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने और हर स्तर से नागरिकों की सुरक्षा से लेकर जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हर स्तर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबकी बात की है और कहीं ना कहीं उसके उनके निर्देशों को जल्द से जल्द पालन करने का सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दिए हैं वो कहीं ना कहीं की जाए। जितिन, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से दमकल विभाग की अगर हम बात कर ले तो इसे सुदृढ़ बनाने के लिए ताकि लोगों तक जो है सुविधाएं जल्द से जल्द पहुंच सके, तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? वहीं अगर बात जेलों की जाए तो जेलों में सुरक्षा और टाइट रहे, इसके लिए क्या क्या काम किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा? एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 विभागों की समीक्षा बैठक की है। अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और कारागार विभाग की समीक्षा बैठक की है जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एसआरए फ्लैट्स घोटाला मामले में आरोपों का सामना कर रही मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि पेडनेकर एसआरए फ्लैट्स घोटाले के सिलसिले में समन मिलने के बाद मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में मंगलवार को पेश हुई और पुलिस के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआरए प्रोजेक्ट धोखाधड़ी मामले में कल उनसे पूछताछ की गई। गौरतलब है कि किशोरी पेडनेकर शिवसेना ठाकरे गुट की नेता है और अधिकारी ने बताया कि पेडनेकर अपनी कानूनी टीम के साथ दादर थाने पहुंची थी। यहां उनसे 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। वहीं पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकली पेडनेकर ने कहा कि मैंने पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कुछ आरोपों के बारे में बताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। और शिवसेना नेता पेडनेकर ने आगे कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर का नाम एसआरए फ्लैट्स घोटाले मामले में एक आरोपी से पूछताछ के दौरान सामने आया था। इस मामले की जांच दादर पुलिस कर रही है और ये मामला जून में दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि पूर्व मेयर पेडनेकर का नाम अभी तक प्राथमिकी में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जून से अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि किशोरी पेडनेकर द्वारा जो है कल उन्हें दादर पुलिस के सामने तलब किया गया है। एसआरए घोटाले मामले में उनसे पूछताछ हुई है और आपको बता दें पूछताछ 2 घंटे से ज़्यादा समय पर चली है और इस दौरान किशोरी पेडनेकर ने कहा कि पुलिस द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का जवाब उनके द्वारा दिया गया है। तो एसआरए घोटाले को लेकर ये पूरा मामला है जहां पर किशोरी पेडनेकर दादर पुलिस के सामने तलब हुई और उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर किशोरी पेडनेकर द्वारा दिए गए। और आपको बता दें कि किशोरी पेडनेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मिलने की बात भी कही है। और किशोरी पेडनेकर जो है ठाकरे गुट की जो है नेता है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर दादर पुलिस के सामने कल तलब हुई हैं, इस दौरान उनसे कितने घंटे पूछताछ की गई है और क्या क्या पूछताछ उनसे की गई, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, देखिए मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर से कल दादर पुलिस ने करीब 2.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की है। इस दौरान दादर पुलिस ने कई सवाल खड़ा किए हैं जिसमें बताया गया है कि एसआरए फ्लैट घोटाले मामले में उनसे पूछताछ हुई है
और किशोरी पेडनेकर के ऊपर यह आरोप है कि किशोरी पेडनेकर ने एसआरए में फ्लैट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए हैं, जिसमें इसके पहले जून के महीने में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए तो इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और किशोरी पेडनेकर का नाम जो है इस पूरे मामले में कैसे और कहां से आया? देखिए, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। जो शिकायत पक्ष है उनका कहना है कि किशोरी पेडनेकर सहित उनके अन्य साथियों ने एसआरए का फ्लैट दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए लिए थे। इस दौरान कई फ्लैट भी दिखाए गए थे, जिसकी चर्चा जो है मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन के हद में हुई और मामला दर्ज करने के बाद से ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन किशोरी पेडनेकर का नाम अभी एफआईआर में नहीं लिया गया है, लेकिन उन्हें सम्मन किया गया था मंगलवार को आने के लिए। किशोरी पेडनेकर जो है मंगलवार को तय समय पर पहुंची और इस विषय में दादर पुलिस ने उनसे पूछताछ की। हालांकि किशोरी पेडनेकर बाहर निकलने के बाद यह जरूर कही कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद है और बेमतलब के है, क्योंकि उनका इस संबंध से कोई लेना देना नहीं है। इस विषय को लेकर वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगी और उनसे कहेंगी कि इस तरह के जो मिथ्या आरोप उनके ऊपर लगाया गया है वह बेवजह और जानबूझकर फंसाने के लिए लगाया गया। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ले जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है, दादर पुलिस ने इस पूरे मामले को संभाले रखा हुआ है, वो उसकी जांच कर रही है। तो अभी तक दादर पुलिस की जांच जो है कहां तक पहुंची है और दादर पुलिस द्वारा क्या क्या तथ्य जो है सामने रखे गए हैं, क्या क्या जानकारी उनके द्वारा सामने रखी गई है? देखिए, दादर पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी संलिप्तता है कि उन्होंने ही वो फ्लैट को लेकर चर्चा किया और फ्लैट दिखाने के नाम पे पैसे लिए थे। लेकिन किशोरी पेडनेकर का इसमें कितना रोल है, इस बात की जांच जो है मुंबई की दादर पुलिस कर रही है। फिलहाल दादर पुलिस ने उन्हें इसके पहले भी समन किया था, लेकिन वह किसी वजह से नहीं पहुंच पाई थी। दोबारा उन्हें मंगलवार को समन किया, उनसे पूछताछ हुई है। तो इस पूछताछ के बाद जो है अब क्रॉस वेरिफिकेशन दादर पुलिस करेगी, उसके बाद यह तय करेगी कि इस पूरे विषय में किशोरी पेडनेकर का कितना बड़ा रोल है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ले जिस तरीके से आपने कहा कि जो किशोरी पेडनेकर है वो अब जल्द ही क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकती है, तो क्या पता चल पाया है कि किस तारीख को वो उनसे मुलाकात कर सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय लेना होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री अगर मुंबई में है तो जाहिर तौर पर 1 से 2 दिन में उनकी मुलाकात होगी। इस विषय को लेकर पहले उन्हें अवगत कराना होगा कि किस विषय में को लेकर वह मिलना चाहती है, उसके बाद यह पूरा मामला सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से किशोरी पेडनेकर ने खुद आरोप लगने के बाद अपने दलबल के साथ जो है तमाम उस इलाके का दौरा किया और यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करवाया कि देखिए, आप इनसे पूछिए कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया कितने सही है, क्या हमने किसी को फ्लैट दिलवाया है या किसी को फ्लैट देने के लिए प्रेरित किया था। इस तरह की जानकारी उन्होंने खुद जो है मीडिया से दी है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ले जिस तरीके से 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ किशोरी पेडनेकर द्वारा जो है उनसे पूछा गया है, तो ऐसे में अगली जो पूछताछ के लिए उन्हें कब बुलाया जा सकता है? देखिए, मुंबई पुलिस अब उन तीनों आरोपियों से क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी जो किशोरी पेडनेकर का जवाब रहा है। इस जवाब के साथ ही उन तीनों आरोपियों के जवाब को मिलाया जाएगा। अगर इन बातों में कोई समानता नहीं मिलती है तो एक बार फिर से समन किया जा सकता है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जब भी जरूरत लगेगी हम उन्हें तलब कर लेंगे। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 नवंबर 2022 यानी आज माननीय मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सभा स्थल गगथक बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात जिला कांगड़ा के गंगरेट विधानसभा क्षेत्र में सभा स्थल उपरला इंदौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में सभा स्थल मेला मैदान भुलाना चडियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 2 नवंबर 2022 को जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा के सभा स्थल बुमवल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात आपको बता दें कि जिला मंडी के सरकार घाट विधानसभा में सभा स्थल बलदुडाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के सभा स्थल दशहरा मैदान परवाणु में जनसभा को संबोधित करेंगे।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर की, तो आज उनका क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी जनसभाओं को आज वो संबोधित करने वाले हैं, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा रहेंगे। कांगड़ा में इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है, जहां से रीता धीमान उनके प्रत्याशी है, वहां उनके लिए कंगत बाजार में है जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है कांगड़ा में ही गगरेट विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पे उपरला इंदौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो मुख्यमंत्री कांगड़ा में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां पे मेला स्थल पे जो मैदान है वहां पे जो है जनसभा को, चड़ियार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आज जो है मुख्य कार्यक्रम जो है वो आज कांगड़ा जिला में ही वो रहने वाले हैं। जी, वहीं अगर बात कर ली जाए टीना जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है हिमाचल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो कितनी जनसभाओं को ये संबोधित करेंगे और कहां पर ये जनसभाओं को संबोधित करेंगे, एक बार से लेकर भी पूरी अपडेट। देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो आज पहुंचेंगे हमीरपुर। 3 उनकी जो है जनसभाएं रखी गई हैं। हमीरपुर के बड़सर में वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है जनसभा करेंगे। बुमलू है एक सभा स्थल, वहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद मंडी वो पहुंचेंगे, सरकाघाट विधानसभा आती है, वहां पे बलद्वाड़ा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद तीसरी जो उनका दौरा है वो सोलन में पहुंचेंगे। सोलन का कसौली विधानसभा क्षेत्र है, जहां से भाजपा के जो वर्तमान में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, उनके पक्ष में वो जो है वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके अलावा जो है 3 जो अन्य जो मुख्य रैलियां है, मुख्यमंत्री अमित शाह भी आज जो है 3 रैलीज यहाँ हिमाचल में करने वाले। उसके बाद अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचती हैं, उनकी भी जो 2 बड़ी रैलीज है वो हिमाचल में प्रस्तावित है। जी टीना जी, वहीं बात कर ले, जिस तरीके से अभी आपने गृह मंत्री का जिक्र किया अमित शाह का, तो जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर वो भी हिमाचल पहुंचे हैं और इस दौरान वो 6 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और जो है जनसभाओं को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में आज दूसरा दिन उनका है, तो कहाँ पर जनसभा होनी है और कहाँ पर वो संबोधित करेंगे, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, अमित शाह जो है वो आज शिमला से निकलेंगे, हमीरपुर वहाँ पहुंचेंगे। हमीरपुर में नादौन विधानसभा में वो अपने जो प्रत्याशी उनके पक्ष में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद धर्मशाला में वो जोरावर स्टेडियम में जनसभा है, वहां पर उनको लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद सोलन वो पहुंचेंगे, सोलन का नालागढ़ है, नालागढ़ में वो पंथेरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद वो जो है वापस निकल जाएंगे। 2 दिन का ये दौरा था। पिछले कल भी जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने 3 जो रैलीज है वो संबोधित की थी और शिमला में वो रुके थे और शिमला में जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता है, मंडल के जो अध्यक्ष है, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और काफी जो फीडबैक है चुनावों से संबंधित लिया और उनको कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए थे कि किस तरह जो है चुनावी रन में आपने उतरना है और किस तरह से जो है जीत की तरफ जो है प्रशस्त होना है। जी टीना जी, वही बात कर लें जिस तरीके से हिमाचल में, तो हिमाचल के कई लोगों का ऐसा कहना है, जब एएनबी न्यूज ने हिमाचल वो एएनबी न्यूज पहुंचा, तब कई लोगों का ऐसा कहना था कि इस बार अच्छा खासा जो समर्थन है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि चुनावी बयार किस ओर बह रही है? देखिए, अभी तो क्योंकि 8, 9, 9, 10 दिन है वोटिंग होने में, लेकिन फिलहाल जो है लोग प्रचार है वो चरम पर है। हालांकि भाजपा काफी आगे है, तमाम केंद्रीय नेताओं सहित अन्य जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है अन्य प्रदेशों के, उनको यहाँ पे प्रचार में उतार दिया है भाजपा ने। हालांकि कांग्रेस का प्रचार धीमा हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस काफी स्ट्रांग मानी जा रही है। लोगों का कहना है कि जो अंडरकरंट है वो कांग्रेस के पक्ष में है और जो लोग हैं जो त्रस्त थे, उनमें कर्मचारी भी है, बागबान भी है, बेरोजगार लोग भी हैं, तो वो जो तमाम जो लोग थे वो त्रस्त थे और कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं कहीं ना कहीं उसका हल्का सा फर्क अभी पड़ता लग रहा है कि लोग जो है कांग्रेस की तरफ जाने की सोच सकते हैं। हालांकि इसी क्रम में जो है लगातार जो भाजपा है, जो मुख्य मुद्दे थे हिमाचल के जो अपने कार्यकाल में उनको सॉल्व नहीं कर पाए थे, उनकी तरफ उनका ध्यान है कि हम लोग ये जैसे ही सत्ता में आएंगे तो इसको रिजॉल्व करेंगे, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे बागवानों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी से संबंधित जो भी कुछ बातें हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से बड़े बड़े वादे अभी किए जा रहे हैं। फिलहाल देखना यही कि जनता किनके वादों पर भरोसा करती है और किनको सत्ता में लाती है। जी तो टीना जी, क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी की कॉम्पिटिटर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कहीं ना कहीं दिख रही है? जी बिल्कुल हम काफी दिन पहले कह रहे थे कि बिल्कुल प्रचार से और सीन से थोड़ी सी कांग्रेस बाहर नजर आ रही थी। फिलहाल वापसी करती दिख रही है। 10 दिन है कांग्रेस के पास और
कांग्रेस को पता है कि इन्हीं 10 दिनों में जो है न्यूट्रल वोटर का माहौल जो है वो बनता है, और वो कोशिश कर रही है लगातार। जो चाहे पूर्व सैनिक है उनके साथ बैठकों का दौर जारी है, चाहे बागवान है उनके लिए है, महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए बड़ी एक बात कांग्रेस ने की है। हालांकि निशाने पर कांग्रेस इस बात को लेके कि 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को वो कहां से देगी, और उसके अलावा जो ओपीएस है, ओपीएस को उन्होंने कहा है कि हम जैसी सत्ता में आएंगे 10 दिनों में बहाल करके ओपीएस को देंगे। तो ऐसे तमाम बड़े वादे हैं कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, और हल्का सा रुझान जनता का है वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जनता, क्योंकि हिमाचल में रुझान रहा है 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो ये चाहती है कि यहाँ बदलाव हो, और लोग जो है दोनों सरकारों में वो देखें, फर्क देखें कि कौन सी जो सत्ता में आती है अपने वादे पूरे करती है। हालांकि अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिमाचल में इस वक्त पारंपरिक जैसे चुनाव होते रहे उससे थोड़ा सा इस बार हटकर है, दोनों पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। 21 बागी भाजपा के हैं, 7 बागी कांग्रेस के, भीतर घाट से कांग्रेस जूझ रही है। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल आप ये बोले कि पिन पॉइंट पर मुकाबला है, कहीं भी जनता है वो कहीं का भी रुख पलट सकती है। तो फिलहाल तो अभी जनता के हाथ में मामला है। 8 दिसंबर को ये क्लियर होगा कि जनता ने किसको जनादेश दिया है हिमाचल की सत्ता का। तो ऐसे में फिलहाल अभी हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, और जनता का जो रुझान है उसको हम देख सकते हैं। जी टीना जी, बात कर ली जाए, जैसे कि देखा गया है कि चुनाव से पहले जो है कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो पार्टी है उसे कितनी बड़ी चुनौती का सामना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, या जो ये जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं कितनी बड़ी चुनौती ये इनके लिए बन सकते हैं? जी देखिए, मैं जैसे आपको अभी बता रही थी कि 21 बागी हैं जो भाजपा के हैं, और उनमें से पूर्व सांसद रहे हैं कृपाल परमार, 4 आपके पूर्व विधायक रहे हैं। तो भाजपा के पास लिस्ट लंबी है, और कांग्रेस के पास बागी कम है। हालांकि भीतर घाट से इन कांग्रेस से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस मामले में थोड़ी राहत की स्थिति में है कि बहुत ज्यादा बागी उनके नहीं खड़े हुए। जो विरोध के स्वर पार्टी में उठ रहे थे उनको बिठाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब रही है। हालांकि जो भाजपा है काफी बगावत का उसको सामना करना पड़ रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे। हालांकि बड़ा आप देखें 21 बागी बिल्कुल सीधे पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हैं, और काफी मजबूत वो लोग हैं। भाजपा के जो जितने भी जो बागी खड़े हैं काफी मजबूत स्थिति में वो लोग माने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी भाजपा है काफी मुश्किल में इस बात से दिखती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा ने कहा था कि हम लोग वापस बिठा देंगे बागियों को और अपने पक्ष में जो है वो उनको करेंगे, लेकिन फिलहाल जो राहत है वो भाजपा को यहाँ नजर नहीं आती दिख रही है। तो ये बड़ा एक चुनौती है भाजपा के सामने, और इससे वो कैसे पार पाती है देखने वाली बात है, क्योंकि बागी ही है जो अपनी पार्टी के वोट काटेगा और जो भाजपा को नुकसान बड़े तौर पर पहुंचा सकता है। जी टीना जी, वही बात कर ले, जिस तरीके से बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में कर रही है, जिस तरीके से रिव्यूज भी सामने आ रहे हैं, बीजेपी आगे भी चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी कम कंपटीशन देती हुई नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी को, अगर कांग्रेस यहां पर कंपटीशन देती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी को किन किन सीटों पर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने जो उन्होंने अपना जो 2 मंत्रियों की सीटें बदली थी, कुसुम्पटी विधानसभा को जीतना एक बड़ी उनके सामने चुनौती है। उसके अलावा राकेश पठानिया नूरपुर से उनके फतेहपुर भेजा गया है। फतेहपुर में कृपाल परमार उनके जीत के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। उसके अलावा कुल्लू में राम सिंह है। तमाम ऐसी बड़ी सीटें हैं। मंडी सदर की अगर बात करें तो मंडी में प्रवीण शर्मा है जो भाजपा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी रहे हैं। सारा उनको रन पता है, भाजपा की अंदरूनी नीतियां पता है। तो भाजपा के सामने बड़ी चुनौती अपने ही अंदर के लोग हैं जो सब कुछ भाजपा की रणनीतियां जानते हैं, उनकी चुनौतियां जानते हैं, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकत जानते हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे भाजपा को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भाजपा फिर भी अपने को कह रही है कि अच्छी स्थिति में है। विरोध के स्वर जो है लगातार भाजपा के अंदर से उठ रहे थे, उनको बिठाने में कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह हम सफल नहीं कह सकते कि सफल हुई है। तो काफी ज्यादा सीट है, 21 सीट है, और आपने देखा होगा कि 19 नए चेहरे भाजपा ने उतारे हैं। 10-11 अपने 11 जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काटे हैं। तो फिलहाल भाजपा की राह आसान नहीं है। आप ये प्रयोग भाजपा ने हिमाचल में किया है, बहुत
पहली बार इतने बड़े लेवल पर सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई है। सिटिंग एमएलए किशोरी लाल खुद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ खड़े हैं, उनको पार्टी से निकाला गया है। तेजवंत नेगी किन्नौर में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे में आप तमाम सीटों पे देखेंगे कि 21 सीटों पे अपने ही जो बागी हैं भाजपा को उनका सामना करना पड़ रहा है। उनसे पार पाना एक बड़ी चुनौती है, उसके बाद वो कांग्रेस की तरफ देख सकती है। और इस बात में जो कांग्रेस है फिलहाल वो राहत में है। आप कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति ये रहती है कि आपको वो 4.5 साल लड़ती पिटती बिखरती नजर आती है, लेकिन जब सत्ता में वापसी की बात आती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुट नजर आती है। अभी वो सारे जो नेता हैं उनके चुपचाप अपने अपने चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं। कहीं से कोई बड़ी अगर हम बोले विद्रोह के स्वर या बगावत के स्वर ऐसे कहीं कांग्रेस की तरफ से फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं। जी टीना जी, बात कर ली जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए ओपीएस का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो या बागवानों का मुद्दा हो, तो इन तीनों ये तीन जो मेन मुद्दे की अगर मैं अभी बात करूं तो इन मुद्दों से कहीं ना कहीं लोगों के मन में उसने जो है जगह बना दी। तो कितना फायदा सीधा सीधा मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने सही बोला। अग्निवीर की जो योजना है यहाँ पे तमाम जो पूर्व सैनिक है वो विरोध में उतरे हुए हैं। और कल भी इसी क्रम में जो है धर्मवीर राणा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जो हिमाचल के जो पूर्व सैनिक है और जो 40-45 हजार जो सैनिक भर्ती हैं ऑलरेडी, तो काफी जो विरोध है वो पूर्व सैनिकों में है, सैनिकों में है, लोगों में है, बेरोजगार युवाओं में है। उसके अलावा बागवानों का एक बड़ा मुद्दा था। सब कमेटी का गठन किया गया था इनकी समस्या का हल करने के लिए। तो बागवानों का कहना है कि आपका पूरा टेन्योर निकल गया पर आपकी सब कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। तो ऐसे में बागवानों का एक बड़ा मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ था। उसको लेकर भाजपा विपक्ष के और लोगों के निशाने पे रही। ओपीएस एक बड़ी मांग थी। कर्मचारियों ने पहले ही एक चेतावनी दी थी कि ओपीएस जो हमें जो पार्टी कहेगी कि हम ओपीएस बहाल करके देंगे, हम उसका साथ देंगे। तो ऐसे में कांग्रेस भाजपा की तरफ से उसमें भी कोई सकारात्मक बड़ा प्रयास नजर नहीं आया था करता हुआ। तो लेकिन हालांकि अभी उनका कहना है कि केंद्र में हमारी सरकार है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो सिर्फ हम ही जो है ओपीएस वो बहाल करके दे सकते हैं। तो लोगों का इसलिए ये कहना है कि लोगों का जो रुझान है वो ये कहना है कि आपकी अन्य प्रदेशों में भी सरकार है, अगर आप ओपीएस देने के लिए इतने इंटरेस्टेड है तो दूसरी प्रदेशों में कहीं ना कहीं लागू करके हमें सांत्वना दे कि हम वहां लागू कर सकते हैं, फिर ही बात करेंगे। तो ऐसे आप देखेंगे कि जनता यहाँ की बहुत तेज है। जो मुद्दे हैं वो पकड़ती है कि ये वाला मुद्दा है और इस पर जो सरकारें हैं उनका उदासीन रवैया रहा था। चुनावों को देखते हुए वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो फिलहाल जो आप कर्मचारियों की बात करें, आप बागवानों की बात करें, आप बेरोजगारी से त्रस्त लोगों की बात करें, आप महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह तो हम नहीं कह सकते लेकिन रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़े स्टार प्रचारक हिमाचल नहीं पहुंचे हैं। बहुत बड़ा आक्रामक जो रवैया है विपक्ष की तरफ से जो दिखता आया है वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जो प्रचार है, जो कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, काफी जो इंडिपेंडेंटली अपने अपने प्रचार में जो कैंडिडेट्स लगे हुए हैं कांग्रेस के, कहीं ना कहीं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना का आतंकियों के साथ जोरदार एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। अब मंगलवार को ये दक्षिण कश्मीर में दूसरा एनकाउंटर था। आपको बता दें इससे पहले अनंतनाग में भी सेना का आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था और उस मुठभेड़ में 3 आतंकियों की मौत के घाट उन्हें उतारा गया था। असल में सेना को जानकारी मिली थी कि बिजबिहाड़ा इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और उस इनपुट के आधार पर सेना ने उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और आतंकियों को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन बौखलाहट में उन आतंकियों ने सेना पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और 3 दहशतगर्द इसमें मारे गए। उस मुठभेड़ के बाद पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में भी सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ और कितने आतंकी इसमें छुपे होंगे ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को जिंदा पकड़ा जाए, जिससे कि उनके आतंकी नेटवर्क को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आ सके। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ले जम्मू कश्मीर के पुलवामा की अगर बात कर ले तो वहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। एक बार इस मुठभेड़ को लेकर पूरी जानकारी। देखिए, कश्मीर घाटी के अंदर बीते कल सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। खास करके आतंक के मोर्चे पर सफलता जो है
4 आतंकियों को मारने की मिली है, जिसमें लश्कर के 3 फिदाइन और एक कहा जाए तो लश्कर तैयबा का एक सरगना भी शामिल है। ये इनमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। ये 3 आतंकी जो हैं लश्कर के, ये एक जगह पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा बलों ने उनको घेर कर मौत के घाट उतार दिया है। और कहा जाए तो लगातार अब एक बार फिर जिस प्रकार से पिछले दिनों की अगर बात करें तो पिछले दिनों आतंकियों ने जब टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया तो उसके बाद से फिर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ और उनके खात्मे के लिए बड़े ऑपरेशन जो है वो चला रखे हैं। वहीं कहा जाए 3 हाइब्रिड आतंकी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 10 किलो आईडी जो है वो बरामद की गई है। ये कहा जाए तो श्रीनगर का जो जैकलाई का मुख्यालय है वहां पर ये लोग हमला करने की फिराक में थे। सेना को इन्होंने निशाना बनाना था, लेकिन कहा जाए इससे पहले 10 किलो आईडी जो है रंगरेज का इलाका है जहां छिपा कर रखी गई थी, उसको भी बरामद कर लिया है और उस आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। और उसके साथ 3 आतंकी जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन कहा जाए जिस प्रकार से पुलवामा के अंदर दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें सीआरपीएफ, एएसआई और आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या में ये आतंकी शामिल रहे हैं। जी रविंद्र, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार भी जो आतंकी जहां पर एनकाउंटर और ये मुठभेड़ जो शुरू हुई थी, क्या लग रहा है कि आतंकी इस बार भी टारगेट किलिंग के उद्देश्य से इस घाटी में पहुंचे थे? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से एक पाकिस्तानी आतंकी को मारा गया है ये दर्शाता है कि पाकिस्तान से पूर्ण रूप से उनको दिशा निर्देश जो है वहां पर जो आतंकियों के सरगना बैठे हुए हैं वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। और ये इसी के चलते जो 3 लश्कर के आतंकी जो फिदाइन थे हमला करने जा रहे थे उनको हमला करने से पहले ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है। लेकिन कहा जाए कि पाकिस्तान अभी भी घाटी के अंदर अमन शांति जो है वो नहीं चाहता है और यही वजह है कि आए दिन अपनी नागपाक हरकतों को अंजाम देने के लिए पाले हुए आतंकियों को कहीं ना कहीं घाटी में आतंक फैलाने के लिए आगे भेजता है। लेकिन समय रहते जब सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाता है। जी रविंद्र, के इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि ये जो आतंकी थे, इन आतंकियों का जो नेटवर्क है किस संगठन से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये लश्कर से जुड़े हुए 3 फिदाइन आतंकी थे। इसमें एक लोकल भी आतंकी जो है जो पुलवामा में सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया है वो भी लोकल आतंकी था, लेकिन वो लश्कर तैयबा का ही सरगना था। ये लोग 2 मुठभेड़ों में, अलग अलग मुठभेड़ों में जो है वो मारे गए हैं। कहा जाए तो पुलवामा और एक और का वहां पर 3 आतंकी और एक आतंकी जो है 2 मुठभेड़ों में टोटल 4 आतंकी जो है उनको ढेर किया जा चुका है। जी रविंद्र, बात की जाए जिस तरीके से आए दिन मुठभेड़ या टारगेट किलिंग जैसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में जो है देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो ऐसे में वहां पर जो पुलिस प्रशासन है कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपना रहा है? क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, तो ऐसे में कोई सख्त जो है कदम उठाए जाए जिससे कि उन निर्दोष पंडित थे उन्हें न्याय मिल सके। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई टारगेट किलिंग होती है तो उसके बाद से लगातार कोशिश की जाती है कि उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं या अंडरग्राउंड वर्कर हैं वो लगातार इन आतंकियों की मदद करते हैं और वही पूरी सूचनाएं जो हैं वो आतंकियों तक पहुंचाते हैं और कहां पर हमला करना है इसके लिए जगह तय की जाती है। लेकिन सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई करते हैं। हालांकि प्रशासन पर उंगलियां उठना भी लाजमी है जब किसी परिवार का सदस्य मारा जाता है आतंकियों के हाथों। हालांकि कश्मीरी पंडित जो परिवार वहां रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा देने में चूक जो है वो सामने आती है। तो ऐसे में प्रशासन और खासकर पुलिस प्रशासन पर भी उंगलियां उठना लाजमी है, क्योंकि सुरक्षा मुहैया करवाना प्रशासन का काम है। और जिस प्रकार से आतंकी आए दिन
अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। ऐसे में उनको बचाना जरूरी है। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर जब टारगेट किलिंग हुई थी, उसके बाद कश्मीरी पंडितों में खौफ था और यही वजह है कि करीब 13 परिवार जो हैं कश्मीरी पंडित जो साउथ कश्मीर के रहने वाले थे वो जम्मू पलायन कर चुके हैं। और कहा जाए तो घाटी में अभी भी जो पंडित रह रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी जान का खतरा है। और देखा जाए तो जिस प्रकार से रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी जो हैं, जब मई और जून माह में आतंकवादी घटनाएं हुई थी, टारगेट किलिंग हुई थी, उसमें पीएम पैकेज और जो रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि उनको स्थानांतरित जो है जम्मू में किया जाए। लेकिन प्रशासन जो है फिलहाल उनकी बात पर कोई भी किसी भी प्रकार का गौर नहीं कर रहा है। वो भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग वहां पर जाएं और हमारी हत्याएं हो जाएं। अपनी जान जोखिम में डालकर कोई भी वहां पर सरकारी कोई भी कर्मचारी वहां पर काम नहीं करना चाहता है। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बुधवार को रायपुर आएंगे। सुबह 8 बजे रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचकर भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचेंगे और मीडिया टीम की बैठक के बाद महिला मोर्चा की बैठक में वो भाग लेंगे और मीडिया से भी बात करेंगे। तो आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बुधवार को रायपुर आएंगे। सुबह 8 बजे रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचकर भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचेंगे और मीडिया टीम की बैठक के बाद महिला मोर्चा की बैठक भी लेंगे भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ले, बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अहम रहने वाला है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। देखिए, आज छत्तीसगढ़ प्रभारी भाजपा के जो है नितिन नवीन जी रायपुर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अलग अलग राजनीति जो उथल पुथल चल रही है, खासतौर से ऐसे में जब महिला मोर्चा के बीच में ही विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन को यहाँ बुलाया गया है। और निश्चित तौर पे ये आज बड़ी फैसला भी होने वाली है, क्योंकि भाजपा की जो अंदर की जो गुटबाजी चल रही है वो काफी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक संकेतक है। और आने वाले जो चुनाव है उसकी रणनीति किस तरीके से बनाया जा सकता है, तमाम विषयों को लेकर के नितिन नवीन आज पहुंचेंगे। युवा मोर्चा की भी बैठक लेंगे, इसके साथ साथ महिला मोर्चा की बैठक है। महिला मोर्चा के अलावा किसान संगठन की बैठक लेंगे। प्रदेश संगठनात्मक तौर पे क्या महामंत्रियों की भी बैठक लेने की बात कही जा रही है। तमाम ऐसे जो बैठक है जिनको लेकर के नितिन नवीन सीधा केंद्र की जो बैठक है उसमें भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की वस्तु स्थिति को बताने के लिए केंद्र जाएंगे और निश्चित तौर पे एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है भाजपा के द्वारा। इसी को लेकर के कांग्रेस कल का तंज कसी है कि नितिन नवीन जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद फिर लगातार बैठक आयोजन करते हैं। बैठक के साथ साथ क्या रणनीति बनती है ये समझते परे हैं, लेकिन रणनीति ऐसी भी बनाई जा रही है कि चुनावी बिगुल किस तरीके से फूंका जाए और आम जन के बीच में कौन से ऐसे सरकार की जो कांग्रेसी सरकार है उनके मुद्दे जो विफल हो चुके हैं उनको ले जाकर के आम जन के बीच में रखा जाए। क्योंकि लगातार जो शराबबंदी है उसके खिलाफ में महिला मोर्चा संभाली तो हुई थी, लेकिन अब तक के धरातल में जो किस्से होने चाहिए थे और धरातल में जो आम जन के बीच में पहुंचना चाहिए था वो अब तक नहीं पहुंच पाया है। इसी को लेकर के आज नितिन नवीन एक नई रणनीति बनाएंगे और महिला मोर्चा को बिल्कुल फील्ड में उतारने की जो तैयारी है और आगे चल के क्या रणनीति महिला मोर्चा बना पाती है इसको देखने वाली बात कही। जी अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो लेकिन ऐसे में बीजेपी की गुटबाजी बीजेपी को कितनी महंगी पड़ सकती है? ये बीजेपी की जो गुटबाजी है वो देखने लायक है, क्योंकि बीजेपी की जो गुटबाजी है अगर अब तक के सही फैसले नहीं ले पाए बीजेपी तो निश्चित तौर पे अब की बार भी हार साबित हो सकती है और देखना भी पड़ सकता है। कारण यही है कि महिला मोर्चा अब तक के सक्रियता दिखा नहीं रही है। जब से डी पुरेंदेश्वरी का जो दौरा कार्यक्रम था और दौरे के साथ साथ जब यहाँ की प्रभारी रही है तब एक अलग बिगुल फूंका जा रहा था महिला मोर्चा के बीच में, लेकिन डी पुरेंदेश्वरी को प्रभार के तौर पे हटा देना एक महिला मोर्चा के लिए सांकेतिक है और साथ ही साथ
यहाँ की जो महिला मोर्चा है उसको लेकर के जो रणनीति बनाई गई थी डी पुरंदेश्वरी द्वारा वो अब विफल हो गई है। निश्चित तौर पे नितिन नवीन संभालने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जो गुटबाजी है और अंदरूनी जो कलह चल रही है वो साफ दृष्टि से दिखाई पड़ रही है। अगर इस कलह को दूर नहीं किया जाता है तो एक बार निश्चित तौर पे पुनः छत्तीसगढ़ में भाजपा को सत्ता जमाना काफी मुश्किल हो सकती है। इसके साथ साथ अगर धरातल में किन मुद्दों को लेकर के उतरा जाए, ये महिला मोर्चा के लिए सबसे बड़ा प्रश्न था। लेकिन डी पुरंदेश्वरी ने साफ निर्देश में जारी किया गया था कि कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर के ही महिला मोर्चा सामने आएगी और इसी रणनीति के साथ में महिला मोर्चा उतर रही थी। लेकिन जैसे डी पुरंदेश्वरी प्रभारी के तौर पे हटी तो पूरा सभी रणनीति जो है विफल हो गई। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आज की जो रणनीति है नितिन नवीन की वो कितनी कारगर साबित हो पाती है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।